बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन, जिसके तहत हम आज तीसरी इकाई शुरू कर रहे हैं और इस इकाई के तहत हम 2 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। इकाई का नाम है न्यायपालिका और न्यायपालिका के तहत हम हमारे जो पुस्तिका है उसका 5वां पाठ और उसका 6ठा अध्याय है उनका अध्ययन करेंगे, जिसके तहत हम न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही जो आपराधिक हमारी न्याय प्रणाली है उसके बारे में हम जो अध्याय 6 के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे। बच्चों, न्यायपालिका को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि जो न्याय शब्द है वो हमने कहाँ पर पढ़ा था। हमने पढ़ा था जब हमने इससे पहले वाले अध्याय में ये देखा था कि हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमने कानून का शासन स्थापित किया हुआ है। यानी कानून के शासन के स्थापना के आधार पर हमने न्याय की बात की थी। यानी न्याय या जो कानून होते हैं वो सभी लोगों पर समान रूप से लागू किए जाते हैं और साथ ही सभी लोगों को न्याय प्रदान किया जाता है। तो ये न्याय जो शब्द होता है ये हमने कानूनों के शासन से लिया है और कानून के शासन के तहत ही हमने ये बात भी की थी कि न्याय की स्थापना के लिए एक व्यवस्था होती है और वह जो व्यवस्था होती है उसे हम न्याय व्यवस्था कहते हैं और न्याय व्यवस्था के तहत ही न्यायपालिका आती है। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। न्यायपालिका की जो भूमिका होती है वो क्या होती है, हमारे लोकतांत्रिक देश होने के नाते न्यायपालिका हमारे देश में किस प्रकार से कार्य करती है। तो बच्चों, कानून का जो शासन होता है उसको लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें होती हैं। क्या होती हैं? अदालतें। आपने भी बहुत बार कोई फिल्म देखी होगी या कोई अखबार देखा होगा या कोई पत्र पत्रिकाएं देखी होंगी जिसमें आपने अदालत के बारे में पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। अदालतें होती हैं जो क्या करती हैं बच्चों, मुख्य रूप से आपने देखा होगा वहाँ पर वकील होता है, जज होते हैं, जो क्या करते हैं किसी भी जो मुद्दा होता है, कोई भी जो केस होता है, मुकदमा होता है, उसके ऊपर वो लोग बहस करके और उसका फैसला करते हैं। तो जो न्याय व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत अदालतों का एक प्रमुख भूमिका होती है। यहाँ पर नागरिकों को न्याय के लिए जा सकते हैं, कोई भी नागरिक जो हैं वो अदालत में न्याय प्राप्ति के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। हमने पढ़ा था बच्चों कि सरकार के 3 अंग होते हैं, एक व्यवस्थापिका यानी संसद, दूसरा कार्यपालिका जो कि सरकार चलाती है और तीसरा होता है न्यायपालिका। यानी ये सरकार के जो तीनों अंग होते हैं ये आपस में मिलकर ही हमारे देश का शासन चलाते हैं। यानी कि जो संसद होती है वो कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है देश में, और जो व्यवस्थापिका के तहत कानून बनाए गए हैं और कार्यपालिका के तहत जो लागू किए गए हैं उन कानूनों की रक्षा करने का जिम्मा किसके पास होता है? न्यायपालिका के पास में। यानी कि जो अदालतें होती हैं ये हमें हमारे जो कानून होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर क्या करते हैं? फैसले देती हैं। यह तय करती हैं कि देखो, आपने पढ़ा होगा कि शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को क्या पिटाई नहीं करनी है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? न्यायपालिका के एक आदेश के माध्यम से ये कानून बनाया गया, कानून स्थापित किया गया है कि कोई भी शिक्षक बच्चों की पिटाई नहीं करेगा। साथ ही बच्चों आपको ध्यान हो कि जब राज्यों के बीच में किसी नदी को लेकर कोई जल के ऊपर विवाद होता है तो ऐसे विवादों पर भी न्यायपालिका क्या करती है? आदेश के माध्यम से फैसले स्थापित करती है, यानी फैसले देती है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जो न्यायपालिका करती है और न्यायपालिका की स्थापना हमारे कानून की स्थापना के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप हमारे जो न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका आप चित्र देख सकते हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय हमारे नई दिल्ली में स्थित है। तो बच्चों बात करते हैं कि ये जो अदालतें हैं, ये जो न्यायालय हैं, ये कौन कौन से कार्य करते हैं और इन कार्यों के आधार पर ये किस प्रकार से कानूनों की रक्षा करते हैं।
तो चलिए देखते हैं। न्यायपालिका को मोटे तौर पे तीन प्रकार के कानूनों में हम तीन प्रकार के कार्यों में हम विभाजित कर सकते हैं। यानी कि जो न्यायपालिकाएं होती हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के कार्य करती हैं। पहले तो होता है विवादों का निपटारा, यानी कि जितने भी विवाद होते हैं समाज के अंदर, उन विवादों का निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। दूसरा इसका जो इसके कार्य होते हैं वो होती है न्यायिक समीक्षा। क्या होती है? न्यायिक समीक्षा। और तीसरा जो न्यायपालिका का कार्य होता है वो होता है कानूनों की रक्षा करना, और साथ में ही जो जनता होती है उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो मोटे तौर पे हमने तीन भागों में इनको विभाजित किया है न्यायपालिका के कार्यों को: विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा और कानूनों की रक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले विवादों का निपटारा क्या होता है बच्चों? न्यायिक व्यवस्था के तहत जब समाज के अंदर बहुत सारे विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, तो उन विवादों का निपटारा कौन करती है? न्यायपालिका करती है। ये जो विवाद होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों? कई बार तो किन्हीं नागरिकों के बीच में हो जाते हैं, यानी एक नागरिक से दूसरे नागरिक में या फिर कोई समूह के बीच में ये विवाद हो जाते हैं। या फिर ऐसा भी होता है बच्चों कि कई बार सरकार के प्रति नागरिकों का विवाद हो जाता है, यानी कि नागरिक और सरकार के बीच कोई विवाद हो जाता है। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि दो सरकारों के बीच में, यानी जो राज्य सरकारें होती हैं अलग अलग राज्यों की, उन राज्य सरकारों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है। जैसे अभी हम देखते हैं कि कुछ राज्य हैं जिनके सीमा विवाद हो जाता है। कई बार कुछ राज्यों के बीच में नदी के जल के लेकर विवाद हो जाता है। कई बार टोल टैक्स को लेकर विवाद हो जाता है, या कर लगाने को लेकर विवाद हो जाता है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनमें दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है। और बच्चों कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकारें हैं उन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। हमने पढ़ा है कि हमारे सरकारों के स्तर होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, और नीचे होती हैं जो पंचायती राज सरकारें होती हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि राज्य सरकारों के साथ में केंद्र सरकार के किन्हीं मुद्दों पर भी विवाद हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जितने भी विवाद होते हैं, इन विवादों का निपटारा किसके माध्यम से किया जाता है? न्यायालय के माध्यम से किया जाता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय इन विवादों का निपटारा करते हैं। समझ में आया? तो पहला कार्य तो हो गया विवादों का निपटारा, यानी कि न्यायिक व्यवस्था नागरिकों या नागरिक या सरकार या फिर दो राज्यों की सरकारों और या केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। समझ में आया? दूसरा इसका जो कार्य है न्यायपालिका का वो है न्यायिक समीक्षा करना। न्यायिक समीक्षा से क्या मतलब होता है बच्चों? न्यायिक यानी कि न्याय से संबंधित, समीक्षा यानी उनका विश्लेषण करना। यानी कि जो कानून संसद ने बनाए हैं वो कानून क्या नागरिकों के लिए सही है या नहीं है। हमने पढ़ा था कि जो कानून होंगे वो सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो संसद के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं, क्या वो कानून जनता के लिए हितकर हैं? ऐसा तो नहीं है कि इन कानूनों के माध्यम से किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो जब न्यायालय ये चीज़ समीक्षा करता है, तो अगर ऐसे कोई कानून नज़र में आते हैं जिनके माध्यम से जनता का हित नहीं हो रहा और उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसे कानूनों को न्यायालय के आदेश के द्वारा रद्द किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है बच्चों। यानी कि न्यायिक समीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से न्यायालय क्या करते हैं, जो संसद के बनाए हुए कानून हैं उनके ऊपर क्या अपना दबाव बना के रखते हैं। इससे होता क्या है? इससे जो संसद कानून बनाती है वो सही प्रकार से बनाती है और कार्यपालिका के द्वारा सही तरीके से कानून को लागू किया जाता है। यानी कि संसद और कार्यपालिका पर न्यायपालिका का दबाव बना रहता है, अंकुश बना रहता है, जिससे जो संसद होती है और कार्यपालिका की जो निरंकुशता होती है उस पर भी क्या बना रहता है, उस पर दबाव लगा रहता है। तो इस तरीके से न्यायिक समीक्षा हमारे न्यायालयों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है।
संविधान की व्याख्या करना भी इसके तहत आता है। संविधान की व्याख्या से तात्पर्य ये है कि हमारे संविधान में जो भी कानून या नियम बनाए गए हैं उनका विश्लेषण करना सिर्फ और सिर्फ किसका कार्य होता है? न्यायपालिका का। तो संविधान की व्याख्या का मुख्य अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। न्यायिक समीक्षा के अलावा बच्चों हमारी जो न्यायपालिका है उसका तीसरा जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है कानूनों की रक्षा करना और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। हम बार बार में यही बात का जिक्र कर रहे हैं कि हर व्यक्ति हमारे देश में समान है और समानता के आधार पर हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। हमने 6 मौलिक अधिकारों की बात की थी। उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी किसका कार्य होता है? न्यायपालिका का। और साथ में जो भी कानून बनाए गए हैं जिनको लागू किया गया है वो कानून तब तक पूरी तरीके से कार्य नहीं करेंगे जब तक उन कानूनों की रक्षा नहीं की जाए। जैसे मान लो अभी हमारे एक कानून बना हुआ है कि किसी बच्चे को जो कि 6 से 14 वर्ष का है उसे पढ़ाई का एक अधिकार दिया गया है, यानी कि शिक्षा का अधिकार। सभी बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के हैं वो शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये हमारा कानून है और लागू भी हो गया। लेकिन इस कानून की जब तक पूरी तरीके से पालना नहीं होगी, जब तक इस कानून की रक्षा नहीं की जाए। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा है जो कि पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसको किसी दूसरे कार्य में लगाया जा रहा है, उससे मजदूरी करवाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में जो न्यायालय होगा उसके द्वारा उन व्यक्तियों पर दंड लगाया जाएगा जो कि बच्चे को विद्यालय नहीं भेज रहे हैं और उनसे मजदूरी करवा रहे हैं। यानी कि जो बच्चे का अधिकार है शिक्षा का, उस अधिकार को दिलाने के लिए न्यायालय के द्वारा क्या किया जाएगा? कार्रवाई की जाएगी और सभी बच्चों को जो कि 14 साल तक के हैं उनको सबको विद्यालय में भेजने के लिए पाबंद किया जाएगा। किसको? बच्चों के अभिभावकों को, कि भाई ये बच्चे का अधिकार है। तो बच्चों इस तरीके से जो न्यायपालिका होती है, जो कानून को की रक्षा करती है, वो इस तरीके से कानून को पूरे देश में स्थापित करने का जो मुख्य जिम्मा होता है वो न्यायपालिका का ही होता है। बच्चों इसमें हम एक और उदाहरण पढ़ सकते हैं। कक्षा 7 में आपने सामाजिक में एक उदाहरण पढ़ा था हाकिम शेख का। हाकिम शेख जो थे वो क्या थे कि चलती हुई ट्रेन से गिर जाते हैं। चलती हुई ट्रेन से जब वो गिर जाते हैं तो उनके चोट आती है तो अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल में जब वो जाते हैं तो वहाँ पर कई अस्पताल ऐसे होते हैं जो उनकी दवा दारू नहीं करते हैं, यानी उनका इलाज नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनका इलाज नहीं हो पाता है। इसके कारण उनके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल जाता है और उनके स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में देखो क्या है कि जो हाकिम शेख हैं उनका जो एक अधिकार है जीवन जीने का अधिकार, उस जीवन जीने के अधिकार का क्या हुआ है? हनन हुआ है। क्यों? क्योंकि अस्पतालों के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की रक्षा नहीं की गई और जीवन जीने के अधिकार के तहत ही स्वास्थ्य की रक्षा का अधिकार भी हमें प्राप्त है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसमें न्यायपालिका जो होगी वो हस्तक्षेप करेगी। और जब हाकिम शेख के द्वारा न्यायालय में अपनी बात कही गई, जब वो न्यायालय में न्याय प्राप्ति के लिए गए, तो बच्चों इसमें क्या हुआ? न्यायालय ने जो राज्य सरकार थी, जो राज्य सरकार कौन सी थी? पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार थी। पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार को ये आदेश दिया कि आपकी सरकार में ये जो स्वास्थ्य विभाग है इसके द्वारा जो लापरवाही बरती गई है, इसके तहत जो हाकिम शेख हैं उनके स्वास्थ्य की हानि हुई है और उनके जो जीवन जीने का जो मौलिक अधिकार है जो कि हमें अनुच्छेद 21 में प्राप्त है, उसका भी क्या हुआ है? हनन हुआ है। तो क्या किया जाए? राज्य सरकार को यह आदेश दिया गया कि वो हाकिम शेख के स्वास्थ्य की हानि के लिए उन्हें क्या दे? मुआवजा प्रदान करें, यानी कि उनके आर्थिक सहायता करें। साथ ही
पश्चिमी बंगाल सरकार को यह भी आदेश दिया गया कि आपका जो स्वास्थ्य विभाग है वह पूरी तरीके से अच्छे से कार्य नहीं कर रहा, वहाँ पर जो प्राथमिक उपचार सेवाएं हैं वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रही। तो इसलिए सरकार को ये आदेश भी दिया गया कि आप अपने राज्य की जो प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र हैं उनका अच्छी तरीके से सेवाएं प्रदान करें, साथ में वहाँ पर आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो भी अच्छे तरीके से मुहैया करवाएं। ये सब आदेश किसने दिया बच्चों? न्यायपालिका के द्वारा, यानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये सब राज्य सरकार को आदेश दिया गया। तो इस उदाहरण से आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे कि जो न्यायपालिका होती है वो हमारे व्यक्तियों के जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करती है, और उनकी रक्षा के लिए वो राज्य सरकार को भी आदेश देती है, और राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों जो कार्य हैं ये न्यायपालिका के माध्यम से किए जाते हैं। बच्चों, एक बात आपके दिमाग में ये भी होगी कि जो न्यायपालिका होती है वो जो कार्य करती है तो वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। बच्चों, स्वतंत्र रूप से करने का क्या मतलब होता है? क्योंकि अगर आप मान लो पुराने समय की तरह अगर न्याय किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार या किसी एक समूह के अनुसार किया जाए तो इसमें क्या होगा? इसमें तो लोगों को क्या होगा? पूरी तरीके से न्याय प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति विशेष के हिसाब से अगर न्याय प्रदान किया जाए तो उसमें क्या होगा कि भेदभाव होने की संभावना बनी रहेगी। तो इसलिए जो भारतीय न्यायपालिका है उसको एक स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में स्थापित किया गया है, यानी कि हमारी जो स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अब ये स्वतंत्र न्यायपालिका होती क्या है बच्चों? स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब ये होता है कि जो न्यायालय के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे न्याय प्रदान करने के लिए, उस पर किसी की पाबंदी नहीं होगी, उस पर दबाव नहीं होगा। दबाव किसका? जो सरकार के दूसरे अंग हैं, जैसे संसद है और कार्यपालिका है। तो संसद और कार्यपालिका से न्यायपालिका को एकदम स्वतंत्र रखा गया है, यानी न तो कार्यपालिका और संसद दोनों ही न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। समझ में आ रहा है? इसका यही कारण है क्योंकि इससे क्या होगा कि न्यायपालिका जब स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी तो वो निष्पक्ष न्याय करेगी। दबाव में जब कार्य किया जाता है तो निष्पक्षता नहीं आ पाती है। इसीलिए न्यायपालिका के अंतर्गत बच्चों जो भी न्यायालयों के अंतर्गत जो वकील होते हैं और जो न्यायाधीशों को चुना जाता है, क्योंकि फैसले करने का कार्य किसका होता है? न्यायाधीशों का। तो उन न्यायाधीशों की जो चयन करने की प्रक्रिया होती है वो भी अलग होती है। साथ ही जब न्यायाधीशों का चयन हो जाता है तो उनको हटाने की प्रक्रिया भी बहुत ही कठिन होती है, यानी कि कोई भी आसानी से किसी न्यायाधीश को नहीं हटा सकता। अगर ऐसा होता तो कोई भी बड़ा नेता या कोई भी ताकतवर व्यक्ति जो कि सत्ता में है, जो सरकार में है, वो क्या करता? अपने अनुसार न्यायाधीशों को बदल देता और न्याय भी अपने अनुसार ही प्रदान करवाता। तो इसीलिए इस जो अंकुश से बचने के लिए ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अमीर व ताकतवर लोगों या नेताओं द्वारा न्याय व्यवस्था या न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसी संभावना से बचाव के लिए भारतीय संविधान में भारतीय न्यायपालिका को दखल अंदाजी से क्या किया गया है? मुक्त किया गया है, अर्थात पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। बच्चों, शक्तियों का बंटवारा भी हमारी न्यायिक स्वतंत्रता के तहत ही आता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सरकारें होती हैं उनके जो अंग होते हैं उनके सबके अपने अपने कार्य बांटे गए हैं, यानी संसद के कार्य और कार्यपालिका के कार्य और न्यायपालिका के कार्य, तीनों के अलग अलग कार्य हैं। और संसद और कार्यपालिका न्यायपालिका के किसी भी कार्यों में दखल अंदाजी नहीं करती है। विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है और न ही वो सरकार के लिए कार्य करती हैं। अदालतें किसी भी सरकार के अधीन नहीं होती हैं और न ही वो सरकार के लिए कार्य करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए ही यह महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद में न्यायाधीशों को हटाना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक क्या है? ये हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा ही साधन है। इसमें
न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित हो जाती है तो उससे न्याय प्रदान करने में भी आसानी होती है और हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है। समझ में आया? तो इस प्रकार से एक लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना अनिवार्य होता है। क्यों बच्चों, लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होना अनिवार्य क्यों होता है? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो लोकतंत्र होता है वहाँ पर जनता का शासन होता है और जनता के द्वारा जब शासन किया जाता है, सरकार बनाई जाती है, तो वहाँ पर सत्ता के दुरुपयोग की बार बार संभावना बनी रहती है। यानी कि सत्ता में जो लोग होते हैं वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। उन दुरुपयोग से बचने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना जरूरी होता है। साथ ही न्यायपालिका की स्वतंत्रता से लोगों के मौलिक अधिकारों की भी आसानी से रक्षा होती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। अदालतें इससे क्या होती हैं? शक्तिशाली बनती हैं। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या लाभ है, यानी हमें उससे क्या फायदा होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता से पहला लाभ तो ये हो गया कि विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जो शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है उससे क्या होता है, बचा जा सकता है। दूसरा, न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को ये लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो न्यायालय में जा सकता है। समझ में आया? तो बच्चों, इस भाग में हमने पढ़ा कि जो न्यायपालिका होती है उसकी लोकतंत्र में क्या भूमिका होती है। साथ ही जो न्यायपालिका के कार्यों का हमने जिक्र किया कि न्यायपालिका 3 प्रकार के कार्य करती है। विवादों का निपटारा करती है, साथ ही न्यायिक समीक्षा करती है और कानूनों की रक्षा एवं मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। ये हमने न्यायपालिका के कार्य पढ़े। साथ ही हमने ये जाना कि स्वतंत्र न्यायपालिका की जो अवधारणा होती है वो क्या होती है और हमारे लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना क्यों जरूरी है। इस भाग में हमने ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा की। अगले भाग में हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे देश की अदालतें हैं उनकी संरचना कैसी है, यानी कि अदालतों का स्तर कैसा है, किस प्रकार से अदालतें कार्य करती हैं। ये हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको ये बिंदु बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले बिंदु के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।